This will take me a minute. Please be patient. Exclusion और marginalization क्या है labor markets के context में? Now these are terms you are familiar with, in terms of the general political discourse. लेकिन economic marginalization किस तरह से होता है, और exclusion के क्या functional dynamics हैं, किस तरह से within the household या through institutions, या एक खास तरह की पॉलिटिक्स को प्रोपोगेट करके किस तरह से किसी भी सोशल ग्रुप को, सोशो रिलीजियस कम्युनिटी को मार्जिनलाइज किया जा सकता है. सो we'll be looking at the processes that have pushed Muslim women in particular to the margins of the formal economy. Uh, the next slide, please, Mira. Now, if we look at data over the last, 30 years या post liberalization period में जिस तरह से इंडिया में liberalization का प्रोजेक्ट अनफोल्ड हुआ ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो क्रिएशन हुआ, तो उसमें हम ये देखते हैं कि बहुत सारी इनफॉर्मल जॉब्स क्रिएट हुए. Now, the sad thing is, the most of these jobs that came up were low wage, low paying, and low skill jobs. तो इसमें से एक छोटा सेक्शन उन लोगों का था जो हाईली स्किल्ड, हाईली क्वालिफाइड थे, जो फॉर्मल सेक्टर में जो जॉब्स क्रिएट हुए, which comes to around only 10 to 13% of the economy. वो उन जॉब्स, उन अपॉर्चुनिटीज को यूज कर पाए, वो जॉब ले पाए. लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो इतना स्किल्ड नहीं थे, एजुकेटेड नहीं थे. अगर आप एजुकेशनल अटेनमेंट देखें तो उसमें भी आपको एक तो ये मिलेगा कि जेंडर डिफरेंशियल थे. women at every level of education, especially post secondary education, secondary level के बाद जो एजुकेशनल अटेनमेंट रेशोज हैं वो कंसिडरेबली कम है. और अगर आप उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को देखें, रिलीजियस माइनॉरिटीज को देखें, तो आप देखेंगे मुस्लिम्स के लिए और कम है. तो एजुकेशनल अटेनमेंट में भी इस तरह से डबल डिसएडवांटेज फेस किया मुस्लिम औरतों ने. तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स थी, इसमें आपको ओवर कंसंट्रेशन मिलेगा. ओवर कंसंट्रेशन का मतलब है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन से ज्यादा आपका रिप्रेजेंटेशन लेबर मार्केट के किसी भी सेगमेंट में. और दूसरा आप ये पाएंगे कि 54, 58 ये रेंज है, 54 से 58% की रेंज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड आपको मुस्लिम मिलेंगे. तो है क्या एक्सक्लूजन, ये प्रोसेस क्या है जिसकी वजह से ये जो पेरिफेरी है या ये जो मार्जिन है इकोनॉमी के, ये जो नॉन सेंट्रल, नॉन मेन स्ट्रीम जॉब है, ये जो नॉन कोर लेबर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, इसमें किस तरह से कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, हुए और लगातार मुसलसल हो रहे हैं, हम ये समझने की कोशिश करेंगे. तो फॉर दिस आई वुड फर्स्ट लाइक टू टॉक अबाउट एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन क्या है? एक्सक्लूजन से हम क्या समझते हैं? इट इज एन एक्टिव डिनायल ऑफ एक्सेस. सो इट इज नॉट बाय चांस, so you're left out by chance sort of thing. फर्ज कीजिए कि कहीं कोई पोस्ट एडवर्टाइज हुई है या कोई स्कॉलरशिप एडवर्टाइज हुई है और आपको उसके बारे में मालूमात नहीं है. बाय चांस आपको नहीं पता चला तो आप उस अपॉर्चुनिटी से बाहर रह गए. नहीं, एक्सक्लूजन का मतलब है एक्टिव डिनायल. आपको बाहर रखा जा रहा है. इस तरह के एंट्री बैरियर्स इंस्टीट्यूट किए जा रहे हैं. सिलेक्शन क्राइटेरिया डिस्क्रिमिनेटरी है और सिलेक्शन प्रोसेस में बायस है. नो. और तो इससे ये इंश्योर किया जाता है कि एक खास आइडेंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स रखने वाले लोग उस प्रोसेस का हिस्सा ना बन पाए. जाहिर है जब कुछ लोगों को बाहर रखा जाता है तो आपको नजर आएगा कि जो कोर है या जो मेन स्ट्रीम है या जो हाई स्किल, हाई पेइंग जॉब्स हैं, उसमें आपको एक खास कम्युनिटी के जो भी डोमिनेंट मेजोरिटी होगी किसी भी society में. And I'll keep repeating this throughout the course of this presentation, that we need to understand first and foremost that economies are essentially social systems. जब हम लेबर मार्केट की या इकोनॉमी की बात करते हैं तो वो कोई थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्ट नहीं है. हम सोसाइटी की बात करते हैं.
तो सोसाइटी में तमाम तरह के स्टीरियोटाइप्स, बायसेस, डिस्क्रिमिनेशन जो भी प्रेवलेंट है, वो सब आपको लेबर मार्केट में भी नजर आता है. We are talking about the same set of people, the same set of beliefs, and social norms and practices which affect politics, which affect our social existence and also a labor market. तो इससे उस पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन या एक्सक्लूजन हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन आपको पेरिफेरी पे नजर आएगा, वो मेन स्ट्रीम से बाहर है, आप बहुत क्लियरली देख पाएंगे. और इंटरजनरेशनल मोबिलिटी, ये इत्तेफाक नहीं है कि एक आदमी अगर गरीब है तो उसकी अगली जनरेशन भी, उसका बच्चा भी उसी गरीबी से स्ट्रगल करेगा. ये एक सिस्टमैटिक चीज है. क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाऊंगी, मैं उसको एक अच्छी लिविंग स्पेस नहीं दे पाऊंगी जो कि वेल सर्विस्ड है, जहाँ तमाम तरह की बाकी अपॉर्चुनिटीज आसपास हैं. हमारा उस तरह का सोशल कैपिटल और नेटवर्क नहीं होंगे, तो मेरा बच्चा भी इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि उसी गरीबी से स्ट्रगल करता रहेगा अपनी लाइफ में. तो इंटरजनरेशनल मोबिलिटी भी इम्पैक्ट होती है. Now, exclusion leads to poverty and inequality and underdevelopment for maybe a community or a nation, which is a broader concept. तो ये समझना बहुत जरूरी है एक्सक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में कि कॉजेशन जो है वो पावर्टी से इनइक्वालिटी या पावर्टी से एक्सक्लूजन की तरफ नहीं है. द कॉजेशन इज ऑलवेज फ्रॉम इनइक्वालिटी टू पावर्टी और एक्सक्लूजन टू पावर्टी. जो गरीब है, जो आपको आज गरीब नजर आ रहा है, वो कोई कास्ट हो सकती है, कोई कम्युनिटी, कोई जेंडर हो सकता है, कोई ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री. जो आपको आज गरीब नजर आ रहा है उसके हिस्टोरिकल रीजन है, उसके ऑपरेशन के हिस्टोरिकल बेसिस हैं. तो बिकॉज देर इज inequality and because there is a continuous exclusion of certain people from the processes of mainstream growth and prosperity, they continue to be poor. The other thing that we need to understand about exclusion is that you know, it is not something which is naturally determined by a free exchange of let's say free transactions or a free or an association of free exchange between independent economic agents. इसमें स्टेट का और मार्केट के स्ट्रक्चर का एक बहुत अहम रोल है. मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कॉम्पिटिटिव है, वो मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोलिस्टिक है. एक प्रोड्यूसर है जिसका पूरे मार्केट पे कब्जा है, कंट्रोल है, या बहुत सारे छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं. इससे फर्क पड़ता है कि कंज्यूमर्स के पास कितने चॉइसेस हैं. तो अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन एक बेहद जरूरी कैपेबिलिटी एट्रीब्यूट है ना, इंक्लूजन के लिए. अगर आप लेबर मार्केट इंक्लूजन की बात करें, तो to get a certain type of jobs you need a certain type of sets of skills in education and training. तो अगर एजुकेशन की जो मार्केट है वो हाईली प्राइवेटाइज्ड है और एक्सपेंसिव है, एक्सक्लूजनरी ऑफ द पुअर एंड whoever is part of that poor. It could be Dalits, it could be Muslims, it could be women, it could be the rural population, it could be tribals, it could be people from a certain linguistic ethnic identity and so on, transgenders. तो जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट और स्टेट का क्या रोल है. तो या तो एजुकेशन प्राइवेटली प्रोवाइड की जा सकती है, या फिर स्टेट उसे प्रोवाइड करेगा. तो क्वालिटी पब्लिक एजुकेशन, क्वालिटी एम्प्लॉयबल पब्लिक एजुकेशन अगर अवेलेबल है और सभी के लिए अवेलेबल है, इक्वली अवेलेबल है, इनफैक्ट जो डिप्राइव्ड है उनके लिए ज्यादा अवेलेबल है, तब कहीं जाके आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एंट्री बैरियर्स हैं, जो एक्सक्लूजनरी बैरियर्स हैं लेबर मार्केट में जॉब को एक्सेस करने के, उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस करने के, वो फेयर होंगे, लोगों के पास वो मौके होंगे. तो इसमें स्टेट का भी रोल है और मार्केट का भी रोल है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So now what I want you to do is look at these couple of images and tell me what is happening. आप लोग इन images को देखिए गौर से और बताइए कि यहाँ क्या हो रहा है. हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सक्लूजन कैसे काम करता है, हाउ डज एक्सक्लूजन एक्चुअली टेक प्लेस. तो इस पहली इमेज को देखिए, टेक अ मिनट एंड आई वांट सम ऑफ यू टू आंसर. इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है.
एम्प्लॉयर है जो किसी एक जो जॉब के लिए उनके पास आए हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपकी टाई का रंग नहीं पसंद हमारे क्लाइंट्स को, तो वो एक बहुत ही छोटी चीज के बिना पर उनको रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। Okay, शायद उनको उनकी शक्ल का रंग नहीं पसंद है क्योंकि वो ब्लैक है क्लियरली, और एक तरह से वो बस एक एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं। exactly. See, this is how this happens. So because we are part of a society where we coexist. You know, so telling somebody that because you are dark skinned, because we essentially don't believe in equal rights for quote unquote, the black population or African origin, African whatever population or Asians or so instead of saying that, what they'll say is that you have some characteristics, which could in fact have something to do with their choice of color, their conditioning, their circumstance. It could have so all these could have some bearing on their choice of clothes and color. यहाँ इस example में दिखाया है कि he is dressed in a coat suit and wearing a tie as expected in let's say the corporate scheme of things. जिस तरह के कपड़े इंटरव्यूअर ने पहने हैं उसी किस्म के कपड़े इंटरव्यूई ने पहने हैं लेकिन इस हद तक कंफर्म करने के बाद भी so you seek conformity when you want to be a part of a system. Unfortunately, sometimes we have to forego our let's say our personal preferences or our cultural choices and तो इस इमेज में ये दिखाया है कि इस कदर कंफर्म करने के बाद भी एक बहुत ही छोटा सा एक्सक्यूज यू नो दे के उस कैंडिडेट के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो एक्चुअली द थिंग इज which is which we know from data from historical experience in countries across the world that colored populations, people of darker skins, they have a smaller presence, a much smaller presence in top management and in the high paying, high skill jobs. So, so these are the sort of excuses. This is how it happens. Next slide, Humera. All right. What do you see in this image? बोलिए। जो लोग माजूर हैं उनके लिए दिक्कत है क्योंकि आसानी से चढ़ जा रहे हैं कुछ लोग सीढ़ी पे, पर बाकी लोग नहीं चढ़ पाएंगे। All right. Yes. So this is another sort of entry barrier. Yeah. Somebody else wants to say something. Please go ahead. हाँ, एक्सेसिबिलिटी को यहाँ पे दिखाया गया है कि जो व्हीलचेयर बाउंड है उनके लिए एक्सेस भी मुश्किल है कहीं पे पहुंचना, और जो लोग मतलब जो चल फिर सकते हैं उनके लिए एक आसानी है। चाहे वो जॉब, मतलब हम लोग जॉब के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उस कॉन्टेक्स्ट व्हीलचेयर बाउंड वाले लोगों को कितनी दिक्कत होती है। Excellent. Yes. This is about this image is about implicit entry barriers. So unlike in the last image where somebody was clearly telling the other person they are not desired, something about them is not desirable and therefore they cannot be hired. यहाँ कोई एम्प्लॉयर नहीं है जो किसी को रिजेक्ट कर रहा है लेकिन जो रास्ता है उस इंटरव्यू रूम तक शायद पहुंचने का यू कैन सी पीपल वॉकिंग अप द स्टेयर्स प्रोबेबली देयर रेज्यूमेस और समथिंग इन हैंड तो कोई भी अपॉर्चुनिटी है जो इन सीढ़ियों से ऊपर है उसे एक्सेस करने के लिए आप जो जरूरत है जिस रैंप की वो नहीं है वहां पर तो जाहिर है वो जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं है तो ये एक और तरीका है लोगों को बाहर रखने का किसी भी तरह की डिसएडवांटेज डिसप्रिविलेज ग्रुप के लोगों को बाहर रखने का कि आप अपॉर्चुनिटीज को इनएक्सेसिबल बना देते हैं द नेक्स्ट वन प्लीज okay what do you see in this one
इसमें बस कौन जो डिजायरेबल है उसके मतलब हर किस्म के लोग हैं, लेकिन उसमें से कौन सी किस्म है जिसको फौकियत दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा, एक आइडियल उसका कैंडिडेट इन अ वे। एक गोरा इंसान ही होगा, हाँ, गोरा मर्द। वाइट और मेल। Yeah. Yes, this is you're right. This is about privilege arising from predetermined notions or predetermined selection criteria, which are obviously biased. So, from a list of different types of candidates, क्या मैं आपसे एक the रिक्वेस्ट way, कर सकती हूँ? जी, जी, जैसे हम लोग एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज भी एक बहुत बड़ा बैरियर है, ज़ुबान, और बहुत सारे लोग शायद ना समझ पाएँ क्योंकि अगर हम उनको जैसे इंग्लिश में अगर हम बात कर रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ आल्सो रेलेवेंट यहाँ पर। हाँ, हाँ, बिल्कुल शुक्रिया। मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट हालांकि हैं जो ठीक है, आई ट्राई टू बी मोर बाइलिंगुअल। तो ये उस तरह की प्रिविलेज की बात कर रही है, ये इमेज जो कि पहले से आपके जहन में जब आप कहीं सिलेक्शन करने बैठे हैं, तो आपके जहन में है कि सबसे कॉम्पिटेंट, सबसे काबिल यही इसी किस्म के लोग हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल में वो एक व्हाइट मेल है, एक गोरा मर्द है। इस तरह से तमाम क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्शन करने वालों के जहन में। प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं कि इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में मसलन कि दलित एफिशिएंट नहीं हो सकते, या मुस्लिम्स एफिशिएंट नहीं हो सकते, औरतें एफिशिएंट नहीं हो सकती मैनेजमेंट पोजीशंस के लिए, डिसीजन के लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वन है मेरा। तो इस डायग्राम को देखिए, इससे आपको वो 5-6 चैनल्स जो हैं जिससे एक्सक्लूजन एक्चुअली एनफोर्स होता है, किस तरह से एक्सक्लूड किया जाता है लोगों को, वो समझ आएगा किस किस फॉर्म में एक्सक्लूजन एग्जीक्यूट होता है। तो हमारा जो सोशल एग्जिस्टेंस है, अगर इकोनॉमी एक सोशल सिस्टम है, तो उसमें हर इंडिविजुअल का जो एग्जिस्टेंस है वो इन 6 एस्पेक्ट्स के टर्म्स में समझा जा सकता है। लीगल नॉर्म्स और राइट्स हैं, क्या लॉज हैं और क्या हमारे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, कोर्ट्स कितना उन्हें अपहोल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे किसी डिस्प्यूट में। फिर हम वल्नरेबिलिटी को कितना फेस कर रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास लेट्स से सेफ सिक्योर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हमारे पास सेफ रहने के लिए सेफ जगह नहीं है, घर हाउसिंग नहीं है। तो एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी है, पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है। हम एक खास माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, फर्ज कीजिए, जिसके अगेंस्ट एक हेट कैंपेन चल रहा है, तो देयर इज अ थ्रेट टू आवर सेफ्टी। तो जान को खतरा है। तो तमाम तरह के वल्नरेबिलिटीज हैं। फिर ह्यूमन कैपेबिलिटीज हैं, हमारी सलाहियतें, क्षमताएं। हम एजुकेशन एक कैपेबिलिटी है, हेल्थ एक कैपेबिलिटी है, किसी और तरह का स्किल सेट या सोशल कैपिटल, हम कितना अपॉर्चुनिटीज से कनेक्टेड हैं, हम कितना उन लोगों से कनेक्टेड हैं जो अपॉर्चुनिटीज से कनेक्टेड हैं। इस तरह की कैपेबिलिटी, सलाहियत डिफाइन करती है हमारे सोशल एग्जिस्टेंस को। इनफॉर्मल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस क्या हैं? तो इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स एक चीज है, उससे इधर सोसाइटी में किस तरह के बिलीव हैं, किस तरह का लोगों का आपस में इंटरेक्शन है, वो फेयर है, जस्ट है, या वो डिस्क्रिमिनेटरी है, हम फर्क करते हैं लोगों में उनकी आइडेंटिटी की वजह से। गवर्नेंस किस तरह की है? गवर्नेंस का एक बहुत अहम रोल होता है ये डिटरमिन करने में, ये तय करने में कि एजुकेशन का एक्सेस कितना होगा, जॉब्स में, एम्प्लॉयमेंट में सिलेक्शन फेयर होगा या बायस्ड होगा। देन ऑब्वियसली दिस पब्लिक पॉलिसी इन इंस्टीट्यूशन, सरकार की पॉलिसीज क्या हैं और इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं। अगर आप इंस्टीट्यूशंस को और पब्लिक पॉलिसी
में जो बायस का डिस्क्रिमिनेशन का लिटरेचर है उसे देखें तो 2011 की यूनिसेफ की रिपोर्ट थी हेडेड बाय कावेरी गिल, जिसमें बहुत क्लियरली ये बताया कि सब कॉन्टिनेंट की 3 मेजर कंट्रीज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में औरतों को वेलफेयर स्कीम्स का जो फायदा मिल रहा है वो बहुत कम है कंपेयर टू हाउस होल्ड दैट आर हेडेड बाय मेन। तो वो घर जहाँ पे परिवार का मुखिया मर्द है उनके लिए क्योंकि ज्यादा आसान है सरकारी दफ्तरों में जाके 4 लोगों से बात करना, पेपर वर्क करना। तो ये जो बहुत प्रैक्टिकल डे टू डे बैरियर्स होते हैं किसी भी वेलफेयर स्कीम का, आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें एक डेटा था, इसमें और तमाम तरह का डेटा था, ये भी था, हेल्थ और न्यूट्रिशन का डेटा था, एजुकेशनल अटेनमेंट का डेटा था। फॉर इंस्टेंस a teenager girl, एक टीनेजर लड़की इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका का एवरेज था कि एक टीनेजर लड़के के मुकाबले सिर्फ 1/3 खाना खाती है, न्यूट्रिशन अवेलेबल है उसके लिए। हाँ, तो पब्लिक पॉलिसी है, तमाम तरह का वेलफेयर सपोर्ट है लड़कियों के लिए, औरतों के लिए सरकार की पॉलिसीज हैं, लेकिन हम उनका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हम उन अपॉर्चुनिटीज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लिटरेट नहीं हैं, क्योंकि हमें उस तरह की फ्रीडम नहीं है, कल्चरली डिस्क्रिमिनेशन है, घर के अंदर तमाम तरह की शर्तें लगा दी जाती हैं कि आप इस काम के लिए जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, बाहर अकेले जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, तमाम तरह का विद इन द हाउस होल्ड डिस्क्रिमिनेशन और कल्चरल और इकोनॉमिक रिप्रेशन जो फेस करते हैं। तो इससे 3 तरह का एक्सक्लूजन इन तमाम चीजों से मिलके, तो जो एक्सक्लूजन हम फेस करते हैं वो नतीजा है इन तमाम एस्पेक्ट से इंटरेक्शन का। तो इससे एक्सक्लूजन फ्रॉम इनकम होता है, इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटी, आमदनी और आमदनी के जराए हम उनसे बाहर रह जाते हैं। एक्सक्लूजन फ्रॉम पार्टिसिपेशन है, अगर मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, अगर इजाजत नहीं है, अगर पॉलिसी है सरकार की और आप चाहते हैं, आप केपेबल हैं, आप नौकरी करना चाहते हैं और आपको कोई नौकरी देने को तैयार है लेकिन घर से आपको इजाजत नहीं है नौकरी करने की, तो आपको पोस्ट पार्टिसिपेशन से दोनों तरह से बाहर रखा जा सकता है। वो इंस्टीट्यूशंस आपको बाहर रख सकते हैं और घर विद इन द हाउस होल्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो भी आपके पार्टिसिपेशन को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। देन देयर इज एक्सक्लूजन फ्रॉम सर्विसेज, जो भी सेवाएं हैं, पब्लिक सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब सर्विसेज से आप तमाम तरह के पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल बायसेस की वजह से बाहर रह जाते हैं। द नेक्स्ट वन प्लीज हमारा। तो थोड़ा सा डेटा ये समझने के बाद कि एक्सक्लूजन क्या है, थोड़ा सा औरतों के बारे में डेटा देख लेते हैं, क्योंकि विमेन एज अ सोशल ग्रुप दे आर अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ एक्सक्लूजन। वो लोग जो बाहर हैं वर्कफोर्स से, तो एक्सक्लूजन अगर बाहर होना है, बाहर रखा जाना है, तो औरतें स्पेशली हिंदुस्तान में लेबर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही एक सटीक उदाहरण है। तो अगर आप वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देखें 2011 में